मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम गैस ट्रांसपोर्ट को डिस्कस कर रहे हैं और गैस ट्रांसपोर्ट की जैसे इलस्ट्रेशन है यहाँ पे सबसे पहले अगर आप देखें गैस ट्रांसपोर्ट के हवाले से, फॉर एग्जांपल बिकॉज हमारी बॉडी के अंदर जो गैसेस की ट्रांसपोर्टेशन होती है वो ब्लड के जरिए होती है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम प्लस रेस्पिरेटरी सिस्टम इनका आपस में लिंक है या कनेक्शन है। किस तरह से? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में जैसे अगर आप देखें यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे एक ऑक्सीजन ब्लू कलर जो ऑक्सीजन पुअर ब्लड की जैसे पैटर्न लाइनिंग उसको शो कर रहा है और रेड कलर जैसे ऑक्सीजन रिच ब्लड को है। आपको पता है कि जैसे रेड कलर जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है जिसे हम कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन के जरिए हार्ट से सिस्टमिक सर्कुलेशन के जरिए टिश्यूज को ब्लड सप्लाई करता है। हार्ट से को ब्लड सप्लाई करता है, हार्ट से टिश्यूज को ब्लड सप्लाई करता है और टिश्यूज में टिश्यू लेवल पे यकीनन यहाँ पे जैसे टिश्यूज में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी ये जैसे ठीक है, ये रिपीट कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड देन जो है कार्बन डाइऑक्साइड यकीनन देन जो है जो वेना केवा के जरिए हार्ट की राइट साइड राइट एट्रियम में दाखिल होती है। देन राइट वेंट्रिकल के बाद ये ब्लड जाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन के जरिए लंग्स की तरफ जाता है और यह लंग्स में यकीनन ऑक्सीजनेशन का अमल होगा और ऑक्सीजनेशन के बाद यही ब्लड देन जो है हार्ट की जो है लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल और देन जो है टिश्यूज की तरफ आता है और टिश्यूज में जैसे ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है सप्लाई करता है। तो इसी तरह से जैसे हम आज स्टार्ट से यही डिस्कस कर रहे थे कि हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम एक दूसरे से लिंक्ड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। गैसेस की ट्रांसपोर्टेशन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के जरिए होती है, तो हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम आपस में लिंक्ड है, कनेक्टेड है। किस हवाले से? जैसे अभी दोबारा से देखते हैं कि जैसे अगर कहीं से भी हम स्टार्ट कर लें या ये हम टिश्यू लेवल से स्टार्ट कर लें या ये जो है लंग्स है तो लंग्स लेवल से यहाँ पे स्टार्ट करें क्योंकि ये एक्सचेंज ऑफ गैस जो है दोनों जगहों पे होती है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस सबसे पहले जैसे एयर जो होती है उसके अंदर एयर जो लंग्स के अंदर दाखिल होती है तो ये ऑक्सीजन रिच होती है और लंग्स से एयर जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से बाहर जाती है तो यकीनन इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो ऑक्सीजन जैसे लंग्स से जैसे हमारी सर्कुलेशन में या कैपिलरीज का जो नेटवर्क होता है वहां पे एक्सचेंज हुई गैसेस की और ये ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है पल्मोनरी वेन्स के जरिए जैसे लेफ्ट एट्रियम ऑफ हार्ट के अंदर जैसे दाखिल होता है उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद एक बड़ी जैसे आर्टरी होती है जिसे हम कहते हैं सिस्टमिक एओर्टा कहते हैं और ऐसी सर्कुलेशन को कहेंगे सिस्टमिक सर्कुलेशन और सारी बॉडी टिश्यूज को जो है ये सिस्टमिक सर्कुलेशन यानी ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसकी जो सप्लाई दे रहे हैं और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है टिश्यूज में जाएगा। टिश्यूज में जाने के बाद यकीनन यहाँ पे टिश्यूज में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू लेवल पे जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी ये जो है यहीं से कैपिलरी से एक्सचेंज होती हुई हार्ट के जो है राइट एट्रियम में यहाँ पे दाखिल होगी। राइट एट्रियम के बाद राइट वेंट्रिकल के बाद जैसे पल्मोनरी सर्कुलेशन यहाँ पे होगी, पल्मोनरी आर्टरीज होगी तो पल्मोनरी आर्टरीज जो है ये किसको सप्लाई करेगी? ब्लड लंग्स को सप्लाई करेगी या कौन सा ब्लड होगा? इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है कार्बन डाइऑक्साइड देन जो है यहाँ से लंग्स से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से वापस एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो इस तरह से जो है गैसेस की ट्रांसपोर्टेशन होती है विद सर्कुलेटरी सिस्टम के जरिए ट्रांसपोर्टेशन होती है। और आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें एक पल्मोनरी सर्कुलेशन होती है, पल्मोनरी सर्कुलेशन सप्लाई ब्लड टू लंग्स और दूसरी होती है सिस्टमिक सर्कुलेशन
जो बॉडी सिस्टम को, टिश्यूज को अदर देन लंग्स, बाकी रिमेनिंग जितने भी पार्ट्स हैं, बॉडी के पार्ट्स हैं, उनको जो ब्लड सप्लाई होती है उस सर्कुलेशन को हम कहेंगे सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन वाला ब्लड टिश्यूज की तरफ जाएगा, टिश्यूज से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट, राइट वेंट्रिकल के बाद देन जो है पल्मोनरी आर्टरी लंग्स में, और लंग्स से देन ये CO2 जो है बॉडी से बाहर जाती है। तो सबसे पहले हमने ये सीखा है कि किस तरह डिस्कस कर रहे थे कि किस ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू डिफरेंट टिश्यूज, किस तरह से अभी हमने जैसे डिस्कस किया। फॉर एग्जांपल ये इलस्ट्रेशन है अल्वियोलस या लंग्स की है। अल्वियोलस या लंग्स से ये जो लाइक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड शामिल होकर हार्ट के अंदर जाता है, हार्ट के बाद देन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी है उस तक जाता है। तो इस तरह से ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन होती है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यूज टू द लंग्स, यकीनन इस लेवल पे सेल्यूलर रेस्पिरेशन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। यही कार्बन डाइऑक्साइड देन सिस्टमिक सर्कुलेशन में हार्ट के जरिए, और हार्ट के बाद देन पल्मोनरी सर्कुलेशन के जरिए लंग्स की तरफ, और लंग्स से देन जो बाहर जाता है। तो इस तरह की जो सर्कुलेशन को कहेंगे, जैसे ये पल्मोनरी सर्कुलेशन है, इसके जरिए फ्रॉम जो है ये टिश्यू लेवल पे जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी, डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड था, वो राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल के बाद पल्मोनरी सर्कुलेशन के बाद लंग्स, और लंग्स से CO2 ये बाहर जाती है। तो ऑक्सीजन जो है कोई इतना जैसे कि कंप्लीटली सॉल्युबल तो नहीं होता है, बट ऑक्सीजन की कैसे ट्रांसपोर्टेशन होती है, कल जैसे हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था, ये बिल्कुल सॉल्युबल या डिसॉल्व फॉर्म में तो नहीं होती है। तो इस वजह से ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इनटू द ब्लड फ्रॉम अल्वियोलाई टू, और 98% ऑफ डिफ्यूज ऑक्सीजन एंटर इनटू आरबीसी बाइंड टू हीमोग्लोबिन, जिसे हम कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और इसे हम कहेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होती है तो हम उसे कहेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। ऑक्सीजन डिफ्यूजेस 98% ऑफ द डिफ्यूज ऑक्सीजन एंटर इनटू आरबीसीज एंड बाइंड हीमोग्लोबिन, तो उसमें ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाती है। बाकी 2% ऑक्सीजन रिमेन्स इन द प्लाज्मा, और एट टिश्यू लेवल हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन दोनों एक दूसरे से डिसोसिएट हो जाएंगे। डिसोसिएट की मीनिंग होती है अलग एक दूसरे से, और ऑक्सीजन किस में शामिल हो जाएगी, ऑक्सीजन जैसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड और देन जो है टिश्यूज में जाती है। यू नो वेरी वेल कि हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और टिश्यूज का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। टिश्यूज के इर्द गिर्द एक फ्लूइड होती है, और इस फ्लूइड का नेम होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। जैसे आपने यकीनन जैसे लोअर क्लासेस में फर्स्ट ईयर के हवाले से पढ़ा होगा, ये जितने भी हमारे जो टिश्यूज होते हैं और ये जो ब्लड होता है, ओनली एंड ओनली फ्लोज इन ब्लड वेसल्स के अंदर, जो है ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड फ्लो करता है। अगर इसके अंदर जैसे ऑक्सीजन रिच ब्लड है, तो ये पहले एक टिश्यूज के इर्द गिर्द एक फ्लूइड होती है, और इस फ्लूइड का नेम होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड या जिसे टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं। तो ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर पहले इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, देन इंटरस्टिशियल फ्लूइड के बाद ये ऑक्सीजन जो है सेल्स के अंदर डिफ्यूज होती है। तो ऑक्सीजन ब्लड से इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, इंटरस्टिशियल फ्लूइड के बाद देन जो है यकीनन जो है ये सेल्स में आती है। डिफ्यूजन प्रोसेस के जरिए हायर लोअर कंसंट्रेशन मेंटेन होनी चाहिए। इसी तरह से जब भी जैसे फॉर एग्जांपल जब भी जैसे सेल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी ज्यादा होती है तो ये डिफ्यूज होकर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आती है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड के बाद जो है ब्लड में शामिल होती है, क्योंकि ब्लड और टिश्यूज का आपस में डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता है। बीच में यहाँ पे एक फ्लूइड होती है, दैट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड, जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है किसके दरमियान, बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। उस मीडियम ऑफ एक्सचेंज को हम कहेंगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड कहेंगे। तो बहरहाल ये ऑक्सीजन किस तरह से डिफ्यूज होती है, इस हवाले से अगर हम देखें कि जैसे ये अल्वियोलस है, फाइनली जैसे एयर आई थी इसके अंदर, एयर दैट इज रिच इन ऑक्सीजन, और इसके इर्द गिर्द क्या है, जैसे ब्लड कैपिलरीज है, ब्लड वेसल्स है, तो इसमें ऑक्सीजन सबसे पहले क्या हुआ, ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इनटू द ब्लड फ्रॉम अल्वियोलाई। जैसे ये अल्वियोलस है, एक सिंगुलर अल्वियोलस है, उसकी ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर किस में शामिल हुई, ब्लड
के अंदर शामिल हुई। देन ब्लड में भी कौन सा कंपोनेंट, ब्लड की जैसे आरबीसी है 98% ऑक्सीजन जो थी वो आरबीसी के अंदर 98% डिफ्यूज ऑक्सीजन इंटर इनटू द आरबीसी बाइंड्स टू हीमोग्लोबिन। देन वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की सूरत में टिश्यूज की तरफ जाएगी और टिश्यू लेवल पे डिसोसिएट हो जाएगी ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन, क्योंकि हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर है, आरबीसी ब्लड वेसल्स के अंदर होते हैं। आरबीसी कभी भी ब्लड वेसल से नॉर्मली बाहर नहीं आते हैं, सेल्स के पास नहीं आते हैं जब तक ब्लड वेसल कोई रप्चर ना हो, तब तक जैसे आरबीसी जो है ब्लड वेसल के अंदर रहते हैं। तो उस जगह पे क्या होगा, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने इलस्ट्रेशन पढ़ी, अगेन डिफ्यूजन की मैकेनिज्म होगी। हायर कंसंट्रेशन में अगर ऑक्सीजन है, हायर कंसंट्रेशन में अगर ऑक्सीजन है तो हायर कंसंट्रेशन का ऑक्सीजन है वहां से डिफ्यूज होकर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आएगी और इंटरस्टिशियल फ्लूइड के बाद देन जो यकीनन सेल्स में आ जाती है। ठीक है, 2% ऑक्सीजन जो प्लाज्मा में ही रहती है, जैसे यहाँ से ऑक्सीजन जब डिफ्यूज हुई थी तो प्लाज्मा के अंदर 2% ब्लड की प्लाज्मा में भी रहती है और 98% जो आरबीसी में दाखिल हुई आरबीसी में हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन के जरिए इसकी ट्रांसपोर्टेशन होगी। टिश्यू लेवल पे ऑक्सीजन डिसोसिएट्स डिसॉल्व्स ऑक्सीजन dissolves through the plasma into the interstitial fluid। तो 2% है वो अगेन जो है प्लाज्मा वाली जो ऑक्सीजन है वो भी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आएगी, इंटरस्टिशियल फ्लूइड से सेल में आती है। तो इस तरह से ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन होती है और इसमें कोई भी इतनी ज्यादा कोई केमिकल रिएक्शन हो वो नहीं है, सिंपल सी पॉइंट्स हैं। 98% आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है उसके जरिए और 2% प्लाज्मा के जरिए, और प्लाज्मा एट द टिश्यू लेवल जो है प्लाज्मा से इंटरस्टिशियल फ्लूइड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड से देन सेल्स में आती है। तो ये इस छोटी सी एक इलस्ट्रेशन थी, बट थोड़ी सी अगेन जैसे हमारे एनटीपी बुक में 98% की जगह पे 97% है, जो अदर बुक्स हैं उनमें या रेफरेंसेस हैं उनमें 98 है, तो कोई इशू नहीं, हम अपने बुक के साथ होंगे 97% जो एनटीपी में है वही अपलोड करेंगे। ठीक है, आरबीसी और 3% डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जो अभी हमने इलस्ट्रेशन देखी वही सेम है कि ईच मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन बाइंड्स किस तरह से, जैसे आप हीमोग्लोबिन भी अभी हम स्ट्रक्चर पे आते हैं कैन बाइंड विद 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जैसे ऑक्सीजन जब ब्लड के अंदर शामिल होती है तो यकीनन जो इसमें एक ऑक्सी हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल बनता है, हीमोग्लोबिन प्लस 4O2 क्यों आए, बिकॉज एक हीमोग्लोबिन के अंदर जैसे हीमोग्लोबिन एक हीम जो ग्रुप होता है जो आयरन कंटेनिंग ग्रुप है, उसमें 4 आयरन होते हैं और 4 ग्लोबिन जैसे प्रोटीन होते हैं, 2 अल्फा चेन 2 बीटा चेन हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर है। आखिर में हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर भी होगी, उसको यकीनन डिस्कस करेंगे, बट एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करेगा और एबिलिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टू बाइंड विद ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। ये डेफिनेशन है इसे ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। टिश्यू लेवल पे डिसोसिएट हो जाएंगे। कैसे डिसोसिएट हो जाएंगे, ऑक्सीजन अलग हो जाएगी, हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगी। पहले एट द एल्वियोलस लेवल पे जब भी ऑक्सीजन ब्लड में शामिल हुई थी तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया। टिश्यू लेवल पे जब ये ट्रांसपोर्टेशन होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब हम कहते हैं, टिश्यू लेवल पे क्या होगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगी, हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगी, डिफ्यूज होगी। तो इस तरह से जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन होती है। बट मेन क्वेश्चन है वो कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट है, जो आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले थोड़ी सी ये कोई अगर नहीं है चीज, बट आप हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल क्या हो, इसी पॉइंट एरिथ्रोसाइट मेड अप ऑफ 4 सब यूनिट्स, 2 अल्फा चेन्स हैं, 2 अल्फा सब यूनिट्स हैं, 2 बीटा चेन्स हैं, एंड ईच सब यूनिट्स हैज अ सेंट्रल हीम ग्रुप। हर एक के अंदर एक हीम ग्रुप होता है, हर एक यूनिट के अंदर 4 यूनिट है, तो हर एक के अंदर एक सेंट्रल हीम ग्रुप होता है दैट कंटेन्स आयरन एंड बाइंड्स टू 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। जिस तरह से 4 हीम ग्रुप है उसके अंदर सेंटर में आयरन मौजूद है, तो एक ऑक्सीजन सबके अंदर होगा, इस तरह से ओवरऑल जैसे हम कहेंगे एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल आपस में बाइंडिंग होती है, जिसे हम कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहेंगे। allowing each hemoglobin molecule to bind with the 4 oxygen molecule. Heme is a portion of hemoglobin that contains iron and it's heme that binds to oxygen. ग्लोबिन पार्ट नहीं बाइंड होता है, हीम पार्ट आयरन और ऑक्सीजन की आपस में अफिनिटी होती है, यकीनन इस अफिनिटी की वजह से इनकी आपस में बाइंडिंग होती है। सो वन एरिथ्रोसाइट कंटेन 4 आयरन
एरिथ्रोसाइट और आरबीसी, आरबीसी का एक अल्टरनेटिव नेम भी है, आरबीसी एरिथ्रोसाइट्स, एंड because of this each erythrocyte is capable of carrying up to the 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। एसटीपी बुक के अंदर भी ये जैसे पॉइंट मौजूद है, ये सेम ऐसी पॉइंट्स मौजूद है। तो ये हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर के हवाले से हम कहेंगे कि एक हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल होता है, एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल होता है 4 ऑक्सीजन के एटम को जैसे कैरी कर सकता है। जैसे आरबीसीज है और आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन तो ये ऑक्सीजन उनके साथ बाइंड होगी। जैसे दो जैसे बीटा ग्लोबिन है, 2 अल्फा ग्लोबिन की चेन्स है। सेंट्रल पार्ट इनके अंदर हीम होता है और हीम के अंदर आयरन होता है, हीम के अंदर ये आयरन है, दिस इज कॉल्ड आयरन। और ऐसी रिंग होती है, उससे कहते हैं जैसे ये रिंग होती है पोरफायरिन रिंग होती है, जिसमें टेट्रापायरोल रिंग्स होती है, पोरफायरिन रिंग, टेट्रापायरोल रिंग। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के हवाले से अगर आपने पढ़ा होगा तो वही इस तरह की हीमोग्लोबिन के अंदर होती है। क्लोरोफिल में यहाँ पे मैग्नीशियम होता है और यहाँ पे जैसे हीमोग्लोबिन के अंदर सेंटर में जैसे आयरन है, और ये पोरफायरिन रिंग है जिसमें पोरफायरिन दैट कंटेन्स 4 टेट्रापायरोल रिंग्स, जिसमें 4 टेट्रापायर, वही सेम इस तरह की है। बट सिंपली हम ये बात करें कि हर के अंदर जैसे एक हीम ग्रुप एक आयरन होता है और आयरन ही ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है, तो हम कहेंगे 4 जो है। और मोरओवर आप एसटीपी बुक के अंदर एक फिगर दी गई है बॉक्स के अंदर, और एक 2 बार शायद एंट्री टेस्ट में सवाल भी आया है, तो आप इस बॉक्स वाले क्वेश्चन को आप थोड़ा सा नोट करेंगे, अंडरलाइन करके इसको याद रखेंगे। पेज नंबर है एसटीपी बुक के अंदर 323 पेज पे, एसटीपी बुक के अंदर 323 पेज पे है, बॉक्स बना हुआ है, और इस बॉक्स के अंदर जो है डिस्क्रिप्शन है, ये इसको आप जरा नोट करेंगे। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल बाइंड्स अप टू 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल सिंस देयर आर अबाउट 280 बिलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। जैसे एक ये आरबीसी है, एक आरबीसी है, उसके अंदर 280 मिलियन हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल है, 280 मिलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। हर एक के अंदर जैसे 4 ऑक्सीजन के बाइंड करने की एबिलिटी मौजूद है, तो एक आरबीसी जो है बहुत ही ज्यादा ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट कर सकता है, ओनली 1 आरबीसी। ठीक है, सो ईच आरबीसी इज कैपेबल ऑफ कैरिंग मोर देन अ बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो ये फिगर है, जरा इसको आप टोकन टाइप का सवाल है, टेस्ट में भी आ चुका है, इसको आप नोट करेंगे। एसटीपी बुक में 323 पेज पे बॉक्स के अंदर ये सवाल भी मौजूद है। तो उसके बाद नेक्स्ट आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के हवाले से आते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होती है, बिकॉज जो मेन जो क्वेश्चन है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मेन के अंदर जो गैस ट्रांसपोर्ट की जो हेडिंग है, उसके अंदर मेन जो ट्रांसपोर्ट है वो है कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड इन थ्री मेन वेज। इलस्ट्रेशंस भी है, सीखेंगे 3-4 बार सीखेंगे, यकीनन आप समझ जाएंगे किस तरह से जो कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन होती है। जैसे ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन 2 सोर्सेस से, कौन से, एक आरबीसीज के जरिए, आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन है ऑक्सी हीमोग्लोबिन की सूरत में, और जैसे 3% 97 और 3% जैसे प्लाज्मा के अंदर डिजॉल्व होती है, और टिश्यू लेवल पे इंटरस्टिशियल फ्लूइड में वही ऑक्सीजन डिजॉल्व होकर टिश्यूज में आती है। बहरहाल ये कार्बन डाइऑक्साइड है इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट। सबसे ज्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो ट्रांसपोर्ट होती है बाइकार्बोनेट फॉर्म में होती है। डिफरेंट बुक्स के अंदर थोड़ी सी जरा इसकी डिफरेंट फिगर्स हैं। और कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन यानी हीमोग्लोबिन के जरिए, एचबी हीमोग्लोबिन के जरिए। और तीसरी जो ट्रांसपोर्टेशन की है डायरेक्टली, जैसे ब्लड की जो प्लाज्मा है उसके अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है। प्लाज्मा ऑफ द ब्लड उसके जरिए भी कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन होगी। जैसे आपको पता है ना कि ब्लड फ्लो करता है ब्लड वेसल्स में, तो उसके अंदर आरबीसीज भी मौजूद है, उसके अंदर जैसे डब्ल्यूबीसीज भी मौजूद है, उसमें प्लेटलेट्स भी मौजूद है, जो बिट्स ऑफ साइटोप्लाज्म में प्लेटलेट्स है, और सराउंडिंग जो लिक्विड और फ्लूइड होती है उससे हम कहते हैं प्लाज्मा कहते हैं। तो प्लाज्मा के अंदर भी जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है, आरबीसीज के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसके जरिए भी ट्रांसपोर्टेशन होती है। एक और सोर्स है जो बाइकार्बोनेट आयंस की सूरत में, तो उसका फिनोमेना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, यकीनन हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से ये होती ट्रांसपोर्टेशन ब्लड के जरिए। जैसे आपको पता है कोई और सोर्स नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के जरिए ट्रांसपोर्ट होगी। इसी वजह से हमने शुरू में पढ़ा था ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें गैसेस की ट्रांसपोर्टेशन होती है, एक दूसरे से इंटरलिंक है।
कनेक्टेड है, इनके जरिए जैसे गैसेस की ट्रांसपोर्टेशन होती है। तो अब हम नेक्स्ट आते हैं कि किस तरह से बाइकार्बोनेट्स आयन के जरिए जैसे ट्रांसपोर्टेशन है। थोड़ी सी एक जनरल इलस्ट्रेशन है, उसके बाद हम आते हैं। जैसे टिश्यूज है, ये लेवल है, ये टिश्यू लेवल है। टिश्यू लेवल पे जैसे टिश्यू लेवल पे कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, टिश्यू लेवल पे कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, टिश्यू सेल से इनमें कार्बन डाइऑक्साइड बनी है। कार्बन डाइऑक्साइड बनने के बाद इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, इंटरस्टिशियल फ्लूइड के बाद देन जो है ये ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड वेसल है। और ब्लड वेसल के अंदर यकीनन इसमें क्या मौजूद है, जैसे आप देखें ये टिश्यू से इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड के बाद ब्लड वेसल, और ब्लड वेसल के अंदर प्लाज्मा भी मौजूद है, ब्लड वेसल के अंदर ये आरबीसीज भी मौजूद है। जैसे ये इलस्ट्रेशन ये आरबीसीज की है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक जिस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा के जरिए जैसे ट्रांसपोर्ट होती है डिसॉल्व्ड फॉर्म में, डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा। और जब भी जैसे यकीनन टिश्यू से ये ऐसा ब्लड कहा जाएगा, टिश्यू से ऐसा ब्लड अल्टीमेटली लंग्स में जाएगा और लंग्स से जैसे ये डिसोसिएट है। तो उसके बाद जैसे नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा के अंदर जैसे डिसोसिएट जो यकीनन शामिल होगी CO2 प्लस H2 वाटर ऑफ द प्लाज्मा। ये ऐसा रिएक्शन है जो दैट इज वेरी स्लो। हम इसको वेरी स्लो और वेरी फास्ट को कैसे डिस्कस कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट ईयर में चैप्टर 3 है उसमें आपने एंजाइम्स पढ़े। एक ऐसे केमिकल रिएक्शन जो विद एंजाइम होते हैं और एक ऐसे केमिकल रिएक्शन जो विदाउट एंजाइम होते हैं। तो जाहिर है दोनों की स्पीड ऑफ रिएक्शन में फर्क होता है। तो यही सेम रिएक्शन है CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस H2O जो विदाउट एंजाइम होता है तो ये रिएक्शन स्लो होता है। उसकी वजह से ये जैसे कार्बोनिक एसिड बनता है, और कार्बोनिक एसिड जो अनस्टेबल कंपाउंड है जो बाइकार्बोनेट्स और हाइड्रोजन आयन में ब्रेक होता है, ये कार्बोनिक एसिड है। और यही सेम रिएक्शन जब कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की मदद से होता है। और यू नो वेरी वेल कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम कहाँ होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम आरबीसीज के अंदर होता है। तो CO2 प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज, सेम वही रिएक्शन है। कार्बोनिक एसिड और कार्बोनिक एसिड ब्रेक्स इनटू बाइकार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन आयन। तो यानी ऐसा ही सेम रिएक्शन जो प्लाज्मा, ब्लड की प्लाज्मा में भी होता है। बट फर्क दोनों के अंदर ये है कि ये जो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में है तो ये फास्ट होता है, और ये रिएक्शन जो है स्लो रिएक्शन होता है जो विदाउट एंजाइम है, विदाउट एंजाइम है। ठीक है, तो एक जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट हुई किस तरह से, प्लाज्मा के जरिए हुई। जैसे प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है तो CO2 प्लस H2O ये वेरी स्लो है, ये बनेगा। जैसे कार्बोनिक एसिड बनेगा, और कार्बोनिक एसिड के बाद बाइकार्बोनेट्स के बाद ये बाइकार्बोनेट्स और हाइड्रोजन में ये डिसोसिएट होगा, ब्रेक होगा, अनस्टेबल कंपाउंड है। तो इस तरह से आगे हम जैसे पढ़ते हैं कि जैसे ये हाइड्रोजन आयन से दे बाइंड टू प्लाज्मा प्रोटीन, आगे हम इस पे आते हैं। बहरहाल फिलहाल नंबर 1 ये है कि जैसे प्लाज्मा के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट। दूसरी जो ट्रांसपोर्ट होती है जैसे किसके जरिए होगी, बाइकार्बोनेट के जरिए। हम इस पे आते हैं, बाइकार्बोनेट के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट। जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि जो टिश्यूज है वहां पे जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आई, इंटरस्टिशियल फ्लूइड के बाद ये जैसे ब्लड में शामिल होगी, देन आरबीसीज के अंदर डिफ्यूज होती है। जब आरबीसीज के अंदर डिफ्यूज होगी तो आपको पता है आरबीसीज के अंदर एक एंजाइम भी मौजूद है जिसका नेम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज CO2 प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज कार्बोनिक एसिड बनता है जो वेरी अनस्टेबल कंपाउंड है, ये डिसोसिएट हो जाएगा बाइकार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन आयंस में। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्या रोल है, अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन अगर यहाँ पे ज्यादा होगी तो क्या हो सकता है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर ज्यादा होगी। तो आप टाइप करें केमिस्ट्री के अंदर, आप बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है, यकीनन आप बताएंगे। मुजीब रहमान साहब आप बताएं, स्टूडेंट्स क्या बता रहे? हाँ, ब्लड का पीएच जो होगा, यकीनन ब्लड का पीएच होगा वो ब्लड का पीएच एसिडिक मीडियम हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे कितनी एक इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म मौजूद है। ये जो हाइड्रोजन आयंस हैं ये जो है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होगी, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होगी, हीमोग्लोबिनिक एसिड बनाएंगे। और इस जगह पे जैसे आप देखें शुरू में हमने पढ़ा था कि आरबीसीज के जरिए ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट होती, किस फॉर्म में, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की
की सूरत में। तो यहाँ से इस जगह पे ये ऑक्सीजन ये अलग हो जाएगी, डिसोसिएट होके जाके ऑक्सीजन जो है टिश्यूज में शामिल हो जाती है। तो ये रोल होता है इस हाइड्रोजन आयन का। जैसे अगर हाइड्रोजन आयन ज्यादा होते हैं तो इनको पिकअप कर लेते हैं ये हीमोग्लोबिन, और ऑक्सीजन भी डिसोसिएट हो जाएगी और ऑक्सीजन जाके शामिल होगी किसके अंदर, ऑक्सीजन जाके टिश्यूज के अंदर शामिल होती है। वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना। बड़ा हीमोग्लोबिन की तो आप बताएं कार्बन टिश्यूज में बनी है, टिश्यूज में बनने के बाद जैसे ये डिफ्यूज होगी ब्लड के अंदर प्लाज्मा और देन आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन है। तो हीमोग्लोबिन में HbCO2 कार्ब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा, कार्ब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। इसका भी एक रेशो होता है कार्ब अमाइनो, सॉरी ऑक्सी नहीं अमाइनो, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। बिकॉज़ हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, यकीनन इसके अंदर अमाइनो एसिड्स होंगे, प्रोटीन है तो अमाइनो एसिड है। अमाइनो एसिड के अंदर आपको पता है कि एक साइड पे जो है अमाइनो ग्रुप होता है और दूसरे साइड पे कार्बो ऑक्सिलिक ग्रुप होता है। तो अमाइनो ग्रुप है ना, तो कार्ब अमाइनो यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी हीमोग्लोबिन के अमाइनो ग्रुप के साथ जैसे बाइंड होगी तो उसे हम कहेंगे कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। और कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन जब ये ऐसा ब्लड यकीनन जब अल्वियलस की तरफ जाएगा तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज हो जाएगी। ये एसटीपी बुक में भी लिखा हुआ है, एसटीपी बुक में भी ऐसे लिखा हुआ है कि कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन होती है, और जैसे ब्लड की प्लाज्मा के जरिए भी कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन होती है, और आरबीसीज में ट्रांसपोर्टेशन होती है। तो वो किस सूरत में, जैसे बाइकार्बोनेट्स की सूरत में, बाइकार्बोनेट्स में सबसे ज्यादा जैसे यकीनन जो कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन। अगेन इसी इलस्ट्रेशन को दोबारा से देखते हैं। गैस एक्सचेंज रेस्पिरेटरी टिश्यूज, यानी इसका मतलब ये है कि जैसे एक है गैस एक्सचेंज लंग्स, यानी जो भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होकर प्लाज्मा में आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड जो बनेगी इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स के साथ क्या बनेगा, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन की सूरत में, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन की सूरत में ये ट्रांसपोर्ट होगी हीमोग्लोबिन। और इसी तरह से जो तीसरा सोर्स क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जब आरबीसीज की वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या बनेगा, कार्बोनिक एसिड बनेगा। और कार्बोनिक एसिड क्या है, एक वेरी अनस्टेबल कंपाउंड है। किसमें ब्रेक होगा, बाइकार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन आयंस में। और यही हाइड्रोजन आयंस किसके साथ जब बाइंड होंगे, किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होके ये बनाएंगे हीमोग्लोबिनिक एसिड। और उसके रिजल्ट में क्या होगा, उसके रिजल्ट में ये होगा कि ऑक्सीजन जो है ये यहाँ से डिसोसिएट होगी, ऑक्सीजन जो डिसोसिएट हो जाएगी, किसके अंदर डिसोसिएट हो जाएगी, अब ये टिश्यूज के अंदर शामिल हो जाएगी। ऑक्सीजन की डिसोसिएट होने के लिए जैसे यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन आयंस हैं ये हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होके हीमोग्लोबिनिक एसिड बनाएंगे। जैसे देखिए ना, ये क्या है, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन था, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, यानी हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल उसके अंदर जैसे 4 ऑक्सीजन के साथ जो बाइंड थे, अब ये किसमें डिसोसिएट, जब इसके साथ हाइड्रोजन आयन जैसे बाइंड होंगे तो रिजल्ट क्या होगी, रिजल्ट ये हीमोग्लोबिनिक एसिड बनेगा और ऑक्सीजन यहाँ से डिसोसिएट होके टिश्यूज में शामिल होगी। अब आप जैसे देखेंगे कि ये बाइकार्बोनेट्स कहाँ जाएंगे, बाइकार्बोनेट्स आपको पता है कि अनस्टेबल है एट द लेवल ऑफ अल्वियलस लेवल पे बाइकार्बोनेट्स और यही हाइड्रोजन आयंस वापस दोबारा मिलके क्या बनाएंगे, कार्बोनिक एसिड बनाएंगे। कार्बोनिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। जिससे आप देखिए कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम ऐसा एंजाइम है जैसे अक्सर केमिकल रिएक्शन में आप जैसे दोनों तरफ से जो ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं रिवर्सेबल होते हैं, उनमें ऐसा एरो दिया गया है। तो आप यकीनन इसका फार्मूला है CO2 प्लस H2O, तो इसके रिजल्ट में क्या बनेगा, H2CO3 कार्बोनिक एसिड है। तो कार्बोनिक एसिड इसमें भी वापस इसमें ब्रेक होगा, किसमें, CO2 प्लस H2O। तो ये रिवर्सेबल रिएक्शन है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम H2O प्लस CO2, और यही CO2 देन जो किसमें शामिल होगी, यही CO2 देन अल्वियलस लेवल पे, अल्वियलस के अंदर डिफ्यूज हो जाएगी और देन जो है लंग्स से जो है
एटमॉस्फेयर के अंदर ये CO2 चली जाती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू लेवल पे बनी थी, वही टिश्यू लेवल पे जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी, अल्टीमेटली वो ब्लड के जरिए ट्रांसपोर्ट हुई। किस सूरत में? एक डिसॉल्व्ड इन CO2 हुई है, दूसरी बाइकार्बोनेट की सूरत में। बाइकार्बोनेट जब अल्वियस लेवल पे आते हैं तो बाइकार्बोनेट्स प्लस हाइड्रोजन आपस में मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ आरबीसीज के अंदर कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम मौजूद है। अगेन इसको ब्रेक करते हैं वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक करने के बाद यही CO2 है देन जो है ये वापस से एटमॉस्फेयर में चली जाती है। इसी तरह से एक और यहाँ पे फिनोमेना है जिसे कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं। क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं जो आगे टॉपिक है। आरबीसीज की जो मेम्ब्रेन है, क्योंकि आरबीसी एक सेल है तो इसकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक यहाँ पे जैसे एक ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होता है। ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है जैसे हम कहते हैं ना, जैसे ये बाइकार्बोनेट्स आरबीसीज के अंदर कैसे दाखिल हुए, तो ये इसे कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज क्लोराइड शिफ्ट। हमारे एनटीबी बुक के अंदर जैसे ये टॉपिक भी मौजूद है क्लोराइड शिफ्ट का। इसका मतलब ये है कि दो बाइकार्बोनेट्स जैसे यहाँ से अगर बाहर निकलेंगे तो क्लोराइड आयंस जैसे इसमें शामिल हो जाएंगे। क्लोराइड आयन जब आरबीसी के अंदर शामिल हो जाएंगे तो पोटेशियम के साथ मिलकर पोटेशियम क्लोराइड बनेंगे, और जैसे ये बाइकार्बोनेट्स जब प्लाज्मा के अंदर आएंगे तो ये सोडियम के साथ मिलकर सोडियम बाइकार्बोनेट बनाएंगे। एनटीबी में आगे डिस्कशन मौजूद है, हम करेंगे वहां पे डिस्कशन। तो यानी ये ऐसा ट्रांसपोर्टर है जो दोनों को जैसे ट्रांसपोर्ट करता है, किसको? क्लोरीन को अंदर और बाइकार्बोनेट को बाहर करता है, ऐसा ट्रांसपोर्टर है। जैसे इंटर क्लास के स्टूडेंट्स को मालूम होगा, जैसे सोडियम पोटेशियम पंप एक प्रोटीन था, आप स्टूडेंट्स को याद है न्यूरोलेमा के अंदर, तो उनका भी काम यही था ना, जिस सोडियम एंड पोटेशियम आयन को ट्रांसपोर्ट करना। इसी तरह से इसी आरबीसी के अंदर भी एक ऐसा प्रोटीन है जो क्लोराइड आयन्स को अंदर भेजता है और बाइकार्बोनेट्स को बाहर भेजता है, तो इसे हम कहते हैं जैसे क्लोराइड शिफ्ट आगे हेडिंग मौजूद है। तो अब हम थोड़ी सी बुक की पॉइंट्स की तरफ आते हैं कि जैसे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज अप्रोक्सीमेटली 70% है। डिफरेंट बुक्स के अंदर इसकी डिफरेंट फिगर है, बट एनटीबी में जैसे आप 70% देखें आप, कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरीड इन द ब्लड एज अ बाइकार्बोनेट आयन। तो ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, वेरी पॉपुलर क्वेश्चन है, मेनी टाइम टेस्ट में आया है सवाल ये कि अक्सर कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में जैसे ट्रांसपोर्ट होती है? इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस तरह से, जैसे अभी आपने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले डिफ्यूज होती है ब्लड में, कहाँ से? टिश्यूज से ब्लड में शामिल हुई, और ब्लड में जैसे आरबीसी के अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड शामिल हुई, और आरबीसी का जो वाटर था प्लस ये कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की मदद से क्या बना? कार्बोनिक एसिड बना। यकीनन वाटर के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बनता है H2CO3, और कार्बोनिक एसिड जो है आपको पता है कि है, तो फिर हो जाए वापस जिसमें CO2 प्लस H2O, तो ये कार्बोनिक एसिड बना। कार्बोनिक की एंजाइम की वजह से, क्योंकि अनस्टेबल रिएक्शन है तो CO2 और H2O में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो कार्बोनिक एसिड इज अनस्टेबल कंपाउंड एंड डिसोसिएट्स टू फॉर्म हाइड्रोजन आयंस एंड बाइकार्बोनेट्स। तो ये रिवर्सेबल रिएक्शन ही जैसे दिखाया गया है कि जैसे ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाएंगे और प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट भी बन सकता है, रिवर्सेबल रिएक्शन है। एंजाइम वही है कि से कार्बोनिक एनहाइड्रेज होता है। 70% कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड एज बाइकार्बोनेट आयन। उसके बाद जैसे हम देखेंगे जैसे अक्यूमुलेशन, अब इसकी वजह से देखें कि अक्यूमुलेशन जैसे CO2 प्लस H2O, तो ये कार्बोनिक एसिड बना और उसके बाद ये फौरन ब्रेक हो गया किसमें? बाइकार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन आयन में। तो अगर हाइड्रोजन अक्यूमुलेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इंक्रीजेस एसिडिटी इन द ब्लड, यानी लीड्स टू द डिक्रीज इन पीएच। तो यानी इसका रिजल्ट ये होगा जितनी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, आपको पता है कि वो एसिडिक मीडियम हो जाता है। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन अगर ज्यादा है तो यानी पीएच लो हो जाएगा, एसिडिक मीडियम हो जाएगा।
सर ममताज साहब से फिजिक्स का 5 मिनट थोड़े लिए 5। तो ये एसिडिक मीडियम हो सकता है, एसिडिक मीडियम हो सकता है, लीड्स टू द डिक्रीज इन पीएच, इस वजह से एसिडिक। सो दिस डज नॉट अकर सिंस हीमोग्लोबिन बफर्स हाइड्रोजन। और बट ऐसा ब्लड का पीएच लो नहीं होता है, एसिडिक ब्लड नहीं होता है। व्हाई? वहां पे क्या है, वहां भी हीमोग्लोबिन का एक वेरी इंपॉर्टेंट रोल है कि ये इट बफर्स। और आपको पता है बफर ऐसी सब्सटेंस होती है जो पीएच के अंदर चेंजेस होने नहीं देती है, या उसको पीएच के अंदर जो अगर चेंजेस हो रही है तो उनको मिनिमाइज करते हैं, तो उस सब्सटेंस को हम कहते हैं बफर कहते हैं। तो यहाँ भी हीमोग्लोबिन का क्या रोल हुआ, हीमोग्लोबिन का रोल हुआ एज अ बफर, बिकॉज इट रेजिस्ट द चेंजेस इन द पीएच, पीएच के अंदर जो चेंजेस आने नहीं देता है। तो आप देखिए कि ये हीमोग्लोबिन कहाँ गया, वो सारी हाइड्रोजन आयन कहाँ गए, हाइड्रोजन आयन हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर हीमोग्लोबिनिक एसिड बनता है, और इसके रिजल्ट में ऑक्सीजन जो है, ये ऑक्सीजन ये जो डिफ्यूज होगी, अलग होगी, डिसोसिएट होगी, वापस टिश्यूज के अंदर शामिल हो जाती है। द हाइड्रोजन आयन रेडियली एसोसिएट्स विद ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हाइड्रोजन आयन किसके साथ जो है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ ये एसोसिएट हो गया। उसके रिजल्ट में क्या बना, उसके रिजल्ट में HB बना। जैसे देखिए ना आप, ये थोड़ा सा फर्क महसूस करें, जैसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फार्मूला अलग है और HB अलग चीज है, ये ध्यान में रखें। ऑक्सी हीमोग्लोबिन और HB थोड़ी देर पहले जैसे हमने पढ़ा था, आप स्टूडेंट्स को याद होगा। HB4O2 ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, और HB जो है हीमोग्लोबिनिक एसिड है। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, और ये HB हीमोग्लोबिनिक एसिड होता है। जरा क्योंकि H हाइड्रोजन आयन जब हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हुआ तो ये हीमोग्लोबिनिक एसिड बन जाएगा। थोड़ी डिस्टिंग्विशिंग ऐसी पॉइंट्स हैं, ये आप ध्यान में रखेंगे, डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट्स है। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट हुआ और ऑक्सीजन जो टिश्यूज में शामिल हो गई, और ये हीमोग्लोबिन ने क्या किया, हाइड्रोजन आयन को जैसे इन्होंने पिकअप कर दिया। तो इसी तरह से टू फॉर्म हीमोग्लोबिनिक एसिड एंड ऑक्सीजन रिलीज्ड इनटू द टिश्यू। तो यही जो ऐसे इक्वेशन भी जैसे मौजूद है, HB4O2 ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जब इसके साथ हाइड्रोजन आयन मिले तो हीमोग्लोबिनिक एसिड और ऑक्सीजन जो है फ्री हो गई है, ऑक्सीजन फ्री। एनटीपी बुक के अंदर ये ऐसा जैसे इक्वेशन की सूरत में लिखा गया है। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे, इसकी डायग्राम और इलस्ट्रेशन मौजूद है, इसके जरिए भी आप सीख सकते हैं। CO2 शामिल हुई किसके अंदर, ब्लड के अंदर, वाटर, तो कार्बोनिक एसिड बना, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में ब्रेक हुआ, बाइकार्बोनेट एंड हाइड्रोजन आयन जो है हीमोग्लोबिन के साथ मिलके हीमोग्लोबिनिक एसिड बना, और उसके रिजल्ट में ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन था, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन था, इसकी ऑक्सीजन डिसोसिएट होके ये जो है यकीनन सेल में शामिल हो गई, यकीनन ये ऐसी सेल में शामिल हो गई। और फ्रॉम देयर इनसाइड ऑफ एरिथ्रोसाइट नेगेटिवली चार्ज डिफ्यूज ions diffuse into the plasma. This is balanced by diffusion of chloride ions in the opposite direction. और ये कैसे, एक बाइकार्बोनेट क्लोराइड प्रोटीन कैरियर प्रोटीन है, जैसे न्यूरोलेमा के अंदर सोडियम पोटेशियम पंप है, इसी तरह से इस प्रोटीन का नेम है बाइकार्बोनेट क्लोराइड कैरियर प्रोटीन दैट एग्जिस्ट इन द आरबीसी मेम्ब्रेन। जैसे न्यूरोलेमा के अंदर सोडियम पोटेशियम है, इसी तरह से कैरियर प्रोटीन है जिसका नेम है बाइकार्बोनेट क्लोराइड प्रोटीन। जैसे थोड़ी देर पहले हमने इलस्ट्रेशन में देखा था कि बाइकार्बोनेट्स जो बाहर जाएंगे और क्लोराइड आयंस अंदर आएंगे, प्रोटीन एक ही है, एक ही प्रोटीन की मदद से क्लोराइड आयंस जो है ये अंदर की तरफ आएंगे और बाइकार्बोनेट्स जो है ये बाहर जाएंगे। तो इसी प्रोटीन को हम कहेंगे बाइकार्बोनेट क्लोराइड कैरियर प्रोटीन दैट एग्जिस्ट इन द मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी। दिस प्रोटीन मूव्स टू आयंस इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन की मीनिंग है क्लोराइड आयंस अंदर और बाइकार्बोनेट्स बाहर जाएंगे, मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ आयंस ऑन द आइदर साइड। दिस इज कॉल्ड द क्लोराइड शिफ्ट और हैमबर्गर फिनोमेना। हैमबर्गर पर्सन का नेम है, तो इसने ये आइडेंटिफाई किया था। द क्लोराइड आयंस दैट एंटर इनटू आरबीसी कंबाइंड विद पोटेशियम, जैसे क्लोराइड अंदर आए पोटेशियम के साथ मिलकर पोटेशियम क्लोराइड बना, पोटेशियम क्लोराइड बनाएगी। और यहाँ से जैसे बाइकार्बोनेट से निकल के कहाँ गए, बाहर प्लाज्मा के अंदर गए, प्लाज्मा के साथ उसमें सोडियम जब मौजूद है तो ये बनाएंगे सोडियम बाइकार्बोनेट, जैसे NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट्स बनाएंगे टू फॉर्म
potassium chloride, whereas bicarbonates ion in the plasma they combine with the sodium to form sodium bicarbonate. इस तरह से जो क्या होता है, the pH of the blood is maintained 7.4 न्यूट्रल के करीब है। जैसे pH स्केल के हवाले से आपको पता है जो 7 इज द न्यूट्रल मीडियम, तो इसका जो pH ब्लड का pH होता है 7.4। इस फिनोमेना के जरिए जैसे मेंटेन होता है, इस फिनोमेना के जरिए जैसे क्लोराइड आयन ये ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है, और जैसे बाइकार्बोनेट्स बाहर जाएंगे, बाहर जाके प्लाज्मा के अंदर सोडियम के साथ मिलेंगे और अंदर आरबीसीज के अंदर पोटेशियम के साथ मिलकर पोटेशियम क्लोराइड बनाएंगे। इसके जरिए जैसे एक एसिड बेस बैलेंस होता है, एसिड बेस बैलेंस होता है। तो आज ये थोड़ी सी डिस्टर्बेंस भी हुई थी, तो आज के हवाले से हम इतना डिस्कस करेंगे। फिजिक्स की क्लास है, कल आखिरी एक टॉपिक रेस्पिरेटरी सिस्टम का बचता है जिसमें हम डिस्कस करेंगे। सो सी यू बाय नेक्स्ट, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बेटा, हम टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन पढ़ रहे थे, उसके अंदर हमने दो टाइप्स पढ़े थे। एक मेरे ख्याल में हमने पढ़ा था स्टैटिक फ्रिक्शन, और दूसरा जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसको आगे डिस्कस करते हैं बेटा, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है बेटा, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर हमने एक पढ़ा था जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा हमने पढ़ा था लिमिटिंग फ्रिक्शन, तीसरा टाइप अभी रहता है बेटा। ठीक है, तीसरा जो टाइप होता है बेटा, थर्ड टाइप है, इसको कहा जाता है डायनामिक फ्रिक्शन बेटा। अब ये डायनामिक फ्रिक्शन क्या होती है? देखिए बेटा, हमने पढ़ा था कि जब कोई भी बॉडी रेस्ट में होती है तो रेस्ट में उसको जो फ्रिक्शन आती है उसको स्टैटिक फ्रिक्शन कहा जाता है, और उस स्टैटिक फ्रिक्शन की जो ज्यादा से ज्यादा वैल्यू होती है उसको कहा जाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन जो होती है वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, और स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा बराबर होती है अप्लाइड फोर्स के, जबकि लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होती है उसकी वैल्यू फिक्स होती है और वो डिपेंड करती है नॉर्मल रिएक्शन पे, रफनेस ऑफ सरफेसेस पे। ये चीजें हमने कल डिस्कस कर ली थी। अब अगर हम देखें तो स्टैटिक फ्रिक्शन की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है बेटा। ठीक है, अब इसको अगर हम आगे ले जाएं तो काइनेटिक या डायनामिक फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है? देखिए बेटा, काइनेटिक या डायनामिक फ्रिक्शन का मकसद होता है कि जब बॉडी मूव करती है तो मोशन के दौरान उसको जो फ्रिक्शन आती है उसको हम कहते हैं कि ये डायनामिक फ्रिक्शन है। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से कहेंगे कि जब कोई भी बॉडी मूव करती है तो मोशन के दौरान उसको जो फ्रिक्शन आती है उसको कहा जाता है डायनामिक और काइनेटिक फ्रिक्शन बेटा। इसको काइनेटिक फ्रिक्शन भी कहा जाता है। फ्रिक्शन ड्यूरिंग मोशन बेटा,
friction during motion is called dynamic, या इसको हम कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। दोनों तरह से आप इसको कह सकते हैं कि जब कोई भी बॉडी मूव करती है तो मोशन के दौरान उसको जो फ्रिक्शन आती है उसको कहा जाता है काइनेटिक फ्रिक्शन और डायनामिक फ्रिक्शन। अब बेटा बॉडी दो तरह से मूव कर सकती है, सॉलिड बॉडी दो तरह से मूव कर सकती है। इसमें एक हो सकता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, अगर बॉडी स्लाइड करे, ठीक है। अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्या होता है, इस तरह से जो ब्लॉक होते हैं, अगर इस तरह से कोई ब्लॉक जैसी चीज है जो रोल नहीं कर सकती, इसको अगर आप इस तरह से मूव करोगे, फोर्स लगाओगे, तो इसको जो फ्रिक्शन आएगी ये फ्रिक्शन स्लाइडिंग होगी। वो फ्रिक्शन जो तब पैदा होती है जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड करती है, तो ऐसी फ्रिक्शन को हम कहते हैं कि ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन होती है बेटा। और दूसरी होती है बेटा इसके अंदर रोलिंग फ्रिक्शन बेटा। दूसरी होती है बेटा इसके अंदर रोलिंग फ्रिक्शन बेटा, ठीक है। इसको रोलिंग फ्रिक्शन कहा जाता है। रोलिंग फ्रिक्शन तब होती है बेटा जब कोई भी एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर रोल करती है इस तरह से बेटा। कोई स्फेरिकल चीज हो बेटा, अगर वो इस तरह से रोल करती है तो उसको जो फ्रिक्शन आएगी उसको कहा जाता है बेटा कि ये हमारे पास रोलिंग फ्रिक्शन है, ठीक है। तो बेटा ये तीसरी किस्म हुई। एक हमारे पास किस्म हुई स्टैटिक फ्रिक्शन, एक हमारे पास जो फ्रिक्शन हुई वो लिमिटिंग फ्रिक्शन हुई, और एक जो हुई हमारे पास ये काइनेटिक या डायनामिक फ्रिक्शन है। काइनेटिक या डायनामिक फ्रिक्शन के बारे में आप कहोगे कि काइनेटिक या डायनामिक फ्रिक्शन की फर्दर दो किस्में होती है। एक होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, एक होती है रोलिंग। जैसे फॉर एग्जांपल ये बॉडी इस तरह से स्लाइड करे तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और ये बॉडी इस तरह से रोल करे तो यही फ्रिक्शन क्या बन जाएगी, रोलिंग फ्रिक्शन बन जाएगी। एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड करती है तो वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगी। जब स्लाइडिंग के दौरान जो पोजीशन आती है उसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहा जाएगा। और जो रोलिंग फ्रिक्शन होती है वो किसी भी चीज के रोल करने से जो फ्रिक्शन आती है उसको रोलिंग फ्रिक्शन कहा जाता है। अब बेटा जो रोलिंग फ्रिक्शन होती है ना वो सबसे कम होती है। जब बॉडी रोल करती है तो ये जो रोलिंग फ्रिक्शन होती है ये रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होती है। अब ये रोलिंग फ्रिक्शन कम क्यों होती है, ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन से भी कम होती है और लिमिटिंग फ्रिक्शन से भी कम होती है। सबसे ज्यादा जो वैल्यू फ्रिक्शन की होती है